हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है। और अगर आपको जो डिस्कशन इस चैनल पे होती है और जो बातें होती हैं, अगर आपको वैल्यूबल लगती हैं या आपकी लाइफ में ये किसी कोई पर्सपेक्टिव ऐड करती हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो। और वीडियोस अगर आपको पसंद आए, उनकी कॉन्सेप्ट या बात करने की या डिस्कशन, तो प्लीज़ लाइक करो। और अगर आप किसी चीज़ से डिसएग्री करते हो या अग्री करते हो या कोई एक अपना पर्सपेक्टिव ऐड करना चाहते हो, तो प्लीज़ कमेंट में बताओ। देखने के लिए थैंक यू। कल एक न्यूज़ पढ़ी कि श्रीलंका लगभग 200-300 हेक्टेयर ज़मीन चाइना को दे रहा है अपने कोलंबो पोर्ट के पास एक सिटी डेवलप करने के लिए, जहाँ पे चाइनीज़ लॉज एप्लीकेबल होंगे, चाइनीज़ करेंसी युआन से बिजनेस होगा या यूज़ होगी, और चाइना एक स्पेशल पासपोर्ट बनाएगा उस जगह पे जाने के लिए। तो यानी कि बेसिकली वो एक छोटा सा मिनी चाइना होगा, ऑपरेटेड बाय चाइनीज़ गवर्नमेंट श्रीलंका के अंदर। अब इस न्यूज़ को सुन के जिस बंदे ने थोड़ी सी भी हिस्ट्री पढ़ी है, स्पेशली जो इंडिया का जो कॉलोनाइजेशन हुआ था, उसके दिमाग के जितने भी रेड फ्लैग्स हैं वो सारे खड़े हो जाने चाहिए। क्योंकि दिस इज़ हाउ ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड, अगर आपको पता है तो। ब्रिटिशर्स इंडिया में एक बिजनेस करने आए थे। उन्होंने कलकत्ता में छोटा सा आउटपोस्ट लिया था, एक छोटा सा फोर्ट बनाते थे वो, जिस सिटी में बिजनेस करते, छोटा सा फोर्ट सॉरी, किला, जिसकी उन्होंने इजाज़त ली थी गवर्नमेंट से, ये बोल के कि क्योंकि उस वक्त हमले हो जाते थे, डाकू होते थे, ये वो, तो उन्होंने कहा कि हमें अब पैसे होते हैं, सामान होता है, तो सेफ्टी भी चाहिए, तो उसके लिए फोर्ट बिल्ड करना है और हमें सैनिक भी रखने होंगे सेफ्टी के लिए सिर्फ। और हमारा एक छोटा सा पोर्ट आपकी इतनी लाखों की आर्मी के आगे हम तो कुछ कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो वो बिजनेस करते थे, उन्होंने फोर्ट बना लिया, उन्होंने छोटी सी एक स्टैंडिंग आर्मी भी रखी होती थी, ये बोल के कि हम तो सेफ्टी कर रहे हैं अपनी, ठीक है, लेकिन हमें इतना एरिया चाहिए जिसमें कि हमारा होगा। अभी भी हर देश में जो एक काउंसिलेट या एम्बेसी होती है, वो बेसिकली उस कंट्री का एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन, माइक्रोकॉजम ही होती है होस्ट कंट्री में। फॉर एग्जांपल इंडिया में जो अमेरिकन एम्बेसी है, वो एक छोटा सा अमेरिका है, माइक्रो अमेरिका है इंडिया के अंदर। उसके अंदर अमेरिकन तरीके से सब कुछ होता होगा, लाइक वहाँ उनकी करेंसी भी चलती होगी, जो उनके अंदर बार होते होंगे, जो भी होता होगा, इस तरीके से काम करता है। लेकिन एक पूरा का पूरा शहर, तो ऐसे ही आए थे यूरोपियंस, ब्रिटिशर्स, फ्रेंच इंडिया में, और वो आए, छोटी आउटपोस्ट ली, धीरे धीरे लोकल जान पहचान बढ़ाई, एक की मदद करके दूसरे को हराया, दूसरे की मदद करके तीसरे को हराया, ऐसे करके अपनी, क्या उसे कहते हैं, पैठ बनाई। और अब बाकी की पूरी स्टोरी अवेलेबल है, मुझे कुछ खास बताने की ज़रूरत नहीं है। और ये श्रीलंका के साथ भी हुआ है। श्रीलंका भी एक कॉलोनी थी, और इस हिस्ट्री को क्या वहाँ के लोग नहीं जानते होंगे? सब जानते होंगे, फिर भी वो इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं। और ब्रिटिशर्स तो हमसे 8,000 मील दूर एक आइलैंड से आए थे, छोटे से, जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी। चाइना तो यहाँ से बगल में है श्रीलंका के, और एक जाइगेंटिक कंट्री है उसके मुकाबले में। और अगर उनसे वो कोई बेसिकली, हम तो चलो उनसे लड़ भी सकते थे ना इनिशियल टाइम में, जब तक उनका हम पे कब्जा नहीं हो गया था ब्रिटिशर्स का। ये तो अगर कल को कुछ उनकी बहस बात होती तो लड़ भी नहीं पाएंगे उनसे, क्योंकि ये उनसे इतने ज़्यादा बड़े हैं कि कोई हिसाब ही नहीं है। अब इसके रिपरकशन इंडिया पे देख लो। ऑफ कोर्स श्रीलंका बिल्कुल जस्ट साउथ में है इंडिया के, ठीक है, नेक्स्ट टू तमिलनाडु। अगर चाइना का एक छोटा सा पीस वहाँ बन जाता है, जो कि अब उनकी पार्लियामेंट ने अभी लॉ पास किया है, तो इंडिया के डायरेक्ट नॉर्थ में तो है ही, और साउथ में भी हो जाएगा चाइना। ठीक है, फ्यूचर में वो वहाँ पे आई थिंक हमन टोटा, जो उनका प्रोजेक्ट है जो चाइना में, जिसको 100 साल के लिए उन्होंने लीज पे ले लिया क्योंकि लोन नहीं पे कर पाया श्रीलंका, वहाँ पे उनके पास शायद उनका नेवल यूज़ करने का भी परमिट है। मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन अगर ये होता है तो आज नहीं तो कल नेवल यूज़ करेंगे वो उसका, अगर नहीं भी है तो। और अगर है भी तो अक्सर मैं मतलब सुनता रहता हूँ इस बारे में कि क्यों चाइना क्यों इंडिया के ऊपर नॉर्थ से हमला करता है, ताकि वो नहीं चाहता कि इंडिया की जो नेवी है, जो कि एक्चुअल में चाइना के बहुत ज़्यादा
खिलाफ उनका मुकाबला कर सकती है या उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम पैदा कर सकती है। मलाका स्टेट्स और वो जो भी जियो पॉलिटिक्स फॉलो करता है उसको पता होगी ये बातें। मलाका स्टेट को ब्लॉक करके, उनका ट्रेड ब्लॉक करके, उनका फ्यूल सप्लाई ब्लॉक करके जो चाइना को असल दर्द दे सकते हैं वो इंडिया की नेवी से हो सकता है। इसलिए वो नॉर्थ से हमला करते हैं या नॉर्थ में इंडिया की जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनको बिजी रखते हैं, उनके रिसोर्सेज को, उनके ध्यान को बिजी रखते हैं ताकि हम नेवी का एक्सपेंशन ना कर पाए, ताकि हम नेवी से उनको प्रॉब्लम ना दे पाए, जो कि जहाँ पे कि हम उन्हें रियल प्रॉब्लम दे सकते हैं। अब और वो फिलहाल नॉर्थ पे अपनी आर्मी का यूज़ करके हमें कर रहे हैं डिस्ट्रैक्ट, लेकिन वो चाह रहे हैं कि ये जो नेवी का भी जो है ना इसको भी हम बाईपास कर दें। तो बेसिकली जो इंडिया की वो एडवांटेज थी ना उसको भी कहीं ना कहीं वो यहाँ कोई ना कोई ऐसा बेस बनाना चाहते हैं इंडियन ओशन में, राइट नेक्स्ट टू इंडिया, जहाँ पे वो हमें डायरेक्टली काउंटर कर सकें। और ये इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है हमारी कंट्री के लिए। वीकनेस, इससे हमारी काइंड ऑफ एक वीकनेस निकल आएगी उनके पास। और वीकनेस की बात करते हैं मुझे याद आया कि हम हमेशा कहते हैं कि डेमोक्रेसी बेस्ट सिस्टम है। डेमोक्रेसी बेस्ट सिस्टम नहीं है। डेमोक्रेसी बेस्ट अवेलेबल सिस्टम शायद हो सकता है अगर प्रॉपरली रन किया जाए, और मोस्ट लाइकली मोस्ट एफिशिएंट तो नहीं ही होता। चाइना उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। और श्रीलंका में डेमोक्रेसी है। और कितनी ज़्यादा इनकॉम्पिटेंट और वीक हो सकती है कि वहाँ की लगभग सारी ऑपोजिशन ने इसके अगेंस्ट वोट किया कि नहीं, ये कॉलोनाइजेशन हो जाएगा हमारा, इससे हमें बहुत बड़े लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। पर उनकी गवर्नमेंट करप्ट होने की वजह से शायद, या किसी भी और वजह से, या डोमिनेट हो गई चाइना से, या इतना ज़्यादा लोन ले लिया कि रेप पे नहीं कर पा रहे, उन्होंने इसे पास कर दिया फॉर व्हाटसोएवर रीज़न। मैं कुछ भी क्लेम नहीं कर रहा, लेकिन आप ये देख रहे हो कि कभी कभार क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम यार, डेमोक्रेसी नेशन के अगेंस्ट चली जाती है। इस टाइप के जो डेस्पोटिक कंट्रीज़ के जब आप कांटेक्ट में आते हो, जैसे कि चाइना है, और उनसे जब आप डील करते हो, तो अगर आप एक डेमोक्रेसी और सामने इस तरह की अगर कंट्री है, तो आप एक लूजर एंड पे बेसिकली स्टार्ट ही करते हो। अब इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसकी वीकनेसेस को भी हमें देखना पड़ेगा और उसका क्या किया जा सकता है उसके बारे में सोचना पड़ेगा। और एक चीज़ मैं अपनी कंट्री या हमारी गवर्नमेंट या हमारा जो भी सोचने वाला जो या फैसले लेने वाला डिफेंस के क्षेत्र में जो लोग हैं, जो सर्कल हैं, उनकी तरफ अगर कुछ कह सकूँ तो उसमें ये कहना चाहूँगा कि हम इतना ज़्यादा यार चाइना के आगे झुक जाते हैं, या झुक नहीं जाते, मतलब कुछ करते नहीं हैं हम उनके अगेंस्ट। कोई प्रोएक्टिव कोई पॉलिसी ही नहीं है। वो हमें हर तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं। ट्रेड में नुकसान पहुंचा रहे हैं, बॉर्डर पे हम नुकसान पहुंचा रहे हैं, फिजिकली नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है, दुनिया में हमारी इमेज को नेगेटिव दिखा के नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है, मीडिया में नुकसान पहुंचा रहे हैं, हर तरीके से हमें नीचे दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं? हम डिफेंड कर रहे हैं। डिफेंड करके थोड़ा सा अगर सही से डिफेंड कर लिया तो बहुत खुश हो रहे हैं। हम क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं उनके अगेंस्ट, कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे? तो यार जो काम करता है ना एक्टिवली, ये जिसको कहते हैं कि आई थिंक रामधारी सिंह दिनकर थे, वीर भोगे वसुंधरा जिनकी कविता थी, वो याद आ जाती है ये सुन के कि जो वीर है ना, जो काम कर रहा है, वो जीत जाएगा एंड में और वो सारी चीज़ों का फ़ायदा ले जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें उनके अगेंस्ट एक्टिवली दुश्मनी करनी चाहिए, लेकिन अगर कोई बंदा आपको किसी भी लेवल पे तकलीफ पहुंचा रहा है, तो उसको अगर उसका नुकसान नहीं होगा तो वो क्यों रुकेगा? क्योंकि अच्छा इंसान तो वो है नहीं ना। तकलीफ पहुंचाने का जब उसने आपका डिसीजन ले लिया आपके लिए, जो भी उसका फ़ायदा हो रहा है उससे, या जो भी हो रहा है उसको बेनिफिट, उसने अपनी तरफ आने वाली गुडविल को उसी वक्त रोक दिया। आपकी ओर से उसकी तरफ कुछ नेगेटिव ना करने का जो उसका हक था बाय डिफ़ॉल्ट, उसको उसने कट कर दिया, क्योंकि उसने आपके लिए नेगेटिव करना शुरू कर दिया। तो आपको भी कहीं ना कहीं जहाँ पे भी आप उनको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हो वो करनी पड़ेगी, वरना वो तो कर ही रहे हैं आपके अगेंस्ट, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ द डे एक चीज़ होती है वॉर ऑफ अट्रिशन, उसके तहत आप लूज़ कर जाओगे, सिंपल एज दैट। और
क्यों, अगर हम सोचें कि यार कई बार ये सोचने में आता है कि हम और चाइना एक ही जगह से शुरू हुए थे, लगभग एक ही टाइम में, शायद वो हमसे 2 साल लेट ही शुरू हुए थे 1949 में, और हमसे उनकी इकॉनमी का साइज़ लगभग 30-40 साल पहले तक छोटा था, ना कि बड़ा। और वो हमसे इतना आगे कैसे निकल गए। आज उनकी ऑलमोस्ट $14 ट्रिलियन की इकॉनमी है, हमारी 3 भी टच नहीं हुई है, तो शायद 5-6 गुना बड़ी, 5 गुना बड़ी। तो बेसिकली सोचने में ये आता है कि ये है तो वैसे ग्रीड, अगर आप इसको सिंपल में डिफाइन करो तो एक जो ह्यूमन ग्रीड है, जो पूरी दुनिया में जो कॉरपोरेट ग्रीड है, ये उसका नतीजा है। ठीक है, चाइना ने प्रोवाइड की एक अपॉर्चुनिटी जहाँ पे बड़ी कंपनीज अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकती थी थ्रू चीप लेबर। चीज़ें सस्ती बनेंगी, कॉस्ट कम आएगी, बेचेंगे महंगे ही रेट पे, तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा। जो दुनिया में उनके अंदर जो एक पैसे का लालच या ग्रीड या जो भी है, ये चीज़ इसको फ्यूल कर रही है। और ये चीज़ अभी भी उनको मतलब क्या कहेंगे आप, उनको काउंटर करने से रोक दे रही है। फॉर एग्जांपल, अगर अमेरिकन गवर्नमेंट को आज रियलाइज़ भी हो गया पिछले 3-4 साल से कि भाई ये तो बहुत गलत जा रहा है, और वो इसके अगेंस्ट मैसेज लेना भी चाहते हैं, तो बहुत सारी उनकी बड़ी बड़ी कंपनीज उन्हें ऐसा करने से रोक देती हैं, क्योंकि उसका उनसे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो हमें एज ए कंट्री ये नहीं देखना चाहिए कि यार कोई साथ देने नहीं आता एंड में। हमें अपनी खुद के जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, और अपने ऊपर भरोसा करके, या फिर अपने ही रिसोर्सेज, अपने ही इंटेलेक्ट, अपने ही गिवन जो हमें सिचुएशन गिवन मिली हुई है जियोग्राफिकली, और जो भी हमें एडवांटेज है उसका ही फ़ायदा उठा के, खुद पे भरोसा करके, खुद के बल पे उनके अगेंस्ट कुछ जो भी क्रिएट करना है वो करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो कर रहे हैं यार।